बडगाम से आगा सैयद मोहसिन पर्चा भरेंगे। नामांकन के बाद जनसभा भी करेंगे दिव्यानी राणा। 11 नवंबर को 2 सीटों पर होने वाले हैं उपचुनाव। तो बाईपोल को लेकर आज बीजेपी के कैंडिडेट्स, बीजेपी के उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आपको बताते चलें कि नगरोटा से दिव्यानी राणा बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो आज अपना नामांकन करेंगे, और इसी तरह से बडगाम से आगा सैयद मोहसिन बीजेपी के उम्मीदवार हैं और आज आगा सैयद मोहसिन भी अपना पर्चा भरेंगे। और इसके अलावा नॉमिनेशन के बाद जनसभा भी करेंगे दिव्यानी राणा। आपको बताते चलें कि 11 नवंबर को जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, और इस उपचुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी काफी ज्यादा है। और इस बीच आज बीजेपी के दोनों उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आपको बता दें कि नगरोटा और बडगाम 2 सीटों पर बाईपोल होने वाले हैं, जिसमें नगरोटा से दिव्यानी राणा बीजेपी के उम्मीदवार हैं और दिव्यानी राणा आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। और इसके अलावा नॉमिनेशन फाइल करने के बाद वो एक जनसभा से भी संबोधित करेंगी। दूसरी तरफ वो बडगाम की सीट बहुत अहम है और बडगाम से बीजेपी ने आगा सैयद मोहसिन को अपना उम्मीदवार बनाया है। आगा सैयद मोहसिन भी आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे, अपना पर्चा भरेंगे, और नामांकन के बाद जनसभा भी होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि 11 नवंबर को 2 सीटों पर बाईपोल के लिए वोट डाले जाएंगे। तो बडगाम और नगरोटा दोनों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार आज अपना नॉमिनेशन और आपको बता दें कि नगरोटा से बीजेपी उम्मीदवार दिव्यानी राणा आज नॉमिनेशन फाइल करेंगी, और इसके बाद दिव्यानी राणा एक जनसभा से भी संबोधित करेंगी। तो 11 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, बाईपोल उपचुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार दिव्यानी राणा आज नॉमिनेशन फाइल करेंगी। तो नगरोटा से बीजेपी उम्मीदवार दिव्यानी राणा आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी, और देवेंद्र राणा की बेटी हैं दिव्यानी राणा। देवेंद्र राणा के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी, और इस खाली सीट पर ही अब बाईपोल होने जा रहा है। 11 नवंबर को बाईपोल होने हैं, और उससे पहले नामजदगी के बाद जलसे से दिव्यानी खिताब भी करेंगी। तो 11 नवंबर को 2 सीटों पर दरअसल इंतखाब होना है, और ज़िमनी इंतखाब के लिए नामजदगी का दौर चल रहा है। बीजेपी उम्मीदवार दिव्यानी राणा आज अपना पर्चा दाखिल करेंगी। तो दिव्यानी राणा के लिए आज का दिन बहुत अहम। बाईपोल के लिए दिव्यानी राणा नगरोटा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और आज वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। और चलिए, इसी खबर पर जम्मू से हमारे रिपोर्टर समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, आज नगरोटा सीट से दिव्यानी राणा अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। कितने बजे उनका नॉमिनेशन होना है और किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ हलचल देख पा रहे हैं? देखिए, मैं हुरैरा बता दूं कि मैं दिव्यानी राणा के जो घर है उनका यहाँ गांधीनगर में वहीं पे हूँ अभी, क्योंकि अभी उनको 10:30 पौने 11 यहाँ से निकलना है। और घर की एक तस्वीर भी हम दिखाएंगे। वहाँ घर के अंदर वो बैठी हैं, अंदर वो तैयार हो रही हैं, अभी बाहर नहीं निकली हैं। लेकिन जब वो बाहर निकलेंगी तो हम कोशिश भी करेंगे, अगर हम यहाँ पे रहे, क्योंकि अभी हम नगरोटा की तरफ भी जा सकते हैं, वहाँ पे उनको एक तरह से हम कहेंगे कि नॉमिनेशन भरना है 11:30-12 बजे के बीच में। उनके सपोर्टर्स यहाँ पे काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे, और मेरे कैमरामैन पहले सपोर्टर्स को दिखाएंगे। ये सारे सपोर्टर्स देख सकते हैं आप, हर एक कम्युनिटी के लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं ऑलरेडी, और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ एक रैली की सूरत में वो नगरोटा पहुँचेंगी और वहाँ पे फिर नॉमिनेशन भरेंगी। और आप देख सकते हैं उनके जो सपोर्टर्स हैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से भी और बाकी जगहों से भी लगातार धीरे धीरे उनके घर में आना शुरू हो गए। लेकिन असली जो वेन्यू है वो नगरोटा है, और जो सपोर्टर्स हैं उनको ज़्यादातर कहा गया है कि वो वहीं पे पहुंचे। लेकिन जितने भी थोड़े वो जो उनके करीबी बहुत हैं, राणा साहब के साथ जो करीबी लोग थे, उनके साथ वो यहाँ पे पहुंचे हैं। उनमें से भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। डिप्टी मेयर रहे हैं, आप पूरा नाम अपना बताएं। धर्मवीर सिंह जम्वाल। धर्मवीर सिंह जम्वाल जो हैं ये 4 बार डिप्टी
मेयर रहे हैं जम्मू के, और देवेंद्र सिंह राणा के, जो दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं और उनके साथ हमेशा सियासत में वो पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे तो ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहले से ही थे, लेकिन जब वो बीजेपी में चले गए तो ये भी उनके साथ चले गए। तो उनसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। आज बड़ा दिन है, मुझे पता है कि एक इमोशनल भी है कि एक उस टाइम आप उनके साथ की उनकी बेटी, लेकिन अब क्योंकि वक्त लाइफ तो लाइफ होती है, अब जो आज का दिन है उसको किस तरह से आप लेते हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब राणा साहब की डेथ हुई तो उनका एक दिली ये था कि मेरे घर के दरवाजे जैसे मेरे टाइम गरीबों के लिए पूरी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी और जम्मू के सारी जनता के लिए खुले रहे, तो ऐसे ही मेरा घर में ऐसे ही खुला दरवाजे रहे और लोग मेरे घर आए और मतलब खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पार्टी है, उन्होंने एक बहुत बड़ा उपकार करके इस घर में दोबारा जला दिया ताकि गरीबों का मतलब जो मसीहा राणा साहब थे वो दोबारा हमारा यहाँ से वो शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, देवेंद्र सिंह राणा एक ऐसी शख्सियत थे, हम उनको देखते थे, उन्होंने कभी नहीं किसी को पूछा तू कहाँ से आया है और तू होता कौन है। किसी की जात पात से ऊपर उठ के देवेंद्र सिंह राणा साहब ने काम किया। मैं समझता हूँ ऐसा लीडर। तो आज इनकी बेटी अब नामांकन पर रही है, क्या उम्मीदें और क्या एक्सपेक्टेशन, क्या जो 30,000 का मार्जिन उन्होंने एज ए कैंडिडेट जीता था, क्या उसको क्रॉस करेंगे? देखिए, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहता। जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता कह रही है कि ये जो मार्जिन राणा साहब ने जो रिकॉर्ड बनाया था, हम उससे ज़्यादा वोट देंगे, वो रिकॉर्ड तोड़ के मतलब देवयानी राणा जी को जिताएंगे ताकि वो हमारे जो मतलब मसले मसाइल हैं और हमारी सेवा कर सकें। तो नगरोटा के लिए क्या चाहते हैं आप? अगर इनको इलेक्शन जीतती हैं ये, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? मैं यही इनको कहना चाहता हूँ कि ये स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब के नक्शे कदम पे चलें और नगरोटा की आवाम की सेवा करें, ताकि जैसे नगरोटा की आवाम जिस दिन राणा साहब की डेथ हुई है तो वो मतलब यहाँ हमने वो लोग सुने रोते कि हमारा आज सिर से साया उठ गया, हमारा मतलब जो सरबराह था, मतलब जिसको कहते हैं आप मतलब गरीब परवर, खास करके गरीब परवर, वो हमारे सिर से आज चला गया है। मैं समझता हूँ देवयानी राणा जी जीतेंगे और दोबारा उनको इस किस्म की मतलब जो कमी एक साल बिल्कुल रही है, समीर, ये देखिए एक इमोशनल मामला भी एक तरह से है और इसके अलावा आप देखिए कि लोगों से जुड़ा हुआ भी और लोग वहां पर किस तरह से चाह रहे हैं और एक गहमा गहमी है, एक उत्साह है। और जिस वक्त समीर नॉमिनेशन फाइल करेंगे, नगरोटा का भी हम रुख करेंगे और आपके पास लौटेंगे और डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो आज उपचुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवार नामांकन करेंगे। नगरोटा से देवयानी राणा अपना नॉमिनेशन और पर्चा दाखिल करेंगी। आपको बता दें कि एक रैली की शक्ल में वो नगरोटा पहुंचेंगी और उसके बाद वहां से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी और इसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। और उधर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम उपचुनाव को लेकर उम्मीदवार का ऐलान करने वाली है, लेकिन आगा रूहुल्ला की नाराजगी अब तक दूर नहीं हुई है। उम्मीदवार के ऐलान से पहले आगा रूहुल्ला ने जो पोस्ट किया है वो हैरान करने वाला है। रूहुल्ला ने एक्स पर लिखा है कि ऐ ईमान वालों, ज्यादा गुमान से बचो, बेशक कुछ गुमान गुनाह है और उन्हें उसका कोई इल्म नहीं है। ये सिर्फ गुमान पर चलते हैं और यकीनन गुमान हक के खिलाफ कुछ काम नहीं आता है। तो आगा रूहुल्ला के तेवर अभी भी एक तरह से सख्त हैं और ये कहा जा रहा है कि बडगाम सीट जीतने के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीट जीतने के लिए आगा रूहुल्ला का साथ जरूरी है। लेकिन आगा रूहुल्ला उमर अब्दुल्ला सरकार की 1 साल की कारकर्दगी से खुश नहीं है और ऐसे में अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बडगाम सीट को लेकर अपना उम्मीदवार उतारना है, लेकिन इस बीच आज फिर आगा रूहुल्ला ने एक्स पर लिखा है कि ऐ ईमान वालों, ज्यादा गुमान से बचो, बेशक कुछ गुमान गुनाह है और उन्हें इसका कोई इल्म नहीं है। तो इस तरह का एक बार फिर से पोस्ट आ गया है। ऐसे में अब देखना ये बहुत अहम होगा कि बडगाम सीट को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या कुछ रुख होता है। बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस किसे अपना उम्मीदवार बनाती है,
क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं और माहिरीन हैं उनका मानना है कि आगा रूहुल्लाह के बगैर बडगाम में उम्मीदवार उतारना, और अगर कोई उम्मीदवार बडगाम में होगा तो वो आगा रूहुल्लाह के मशवरे के बाद और उनसे मंथन के बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस उतारेगी। लेकिन दूसरी तरफ आगा रूहुल्लाह के जो तेवर हैं वो अभी भी सख्त बने हुए हैं। दरअसल आगा रूहुल्लाह सीएम उमर अब्दुल्लाह की 1 साल की कारकर्दगी और सीएम उमर अब्दुल्लाह की सरकार की 1 साल की जो उपलब्धियां हैं या जो कामकाज हैं उससे खुश नहीं है, और इसी के चलते वो कई बार उमर अब्दुल्लाह सरकार पर निशाना भी साध चुके हैं। तो बडगाम सीट पर लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस में अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना उम्मीदवार उतारेगी बडगाम सीट पर, लेकिन आगा रूहुल्लाह का बडगाम सीट आगा रूहुल्लाह का एक तरह से गढ़ माना जाता है। यहां पर आगा रूहुल्लाह और बडगाम से हमारे सहयोगी आबिद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबिद, ये कहा जा रहा है कि आज बडगाम सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार की तस्वीर साफ कर सकती है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बडगाम सीट से उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। क्या कुछ जानकारी मिल रही, क्या कुछ इशारा मिल रहा है? बिल्कुल, क्योंकि सीएम उमर अब्दुल्लाह आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये उम्मीद की जा रही है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बडगाम बाईपोल्स के लिए, बडगाम जिले इंतखाब के लिए जो उम्मीदवार होगा पार्टी की जानिब से उसका ऐलान होगा। लेकिन अभी भी जो कंफ्यूजन है वो आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो एमपी श्रीनगर है उनको लेकर है, उनके स्टांस को लेकर है, पार्टी के मुखालिफ जाकर या पार्टी से जो उनका मुतालबा है उसको लेकर है। यहाँ पर क्योंकि अभी जो मौजूदा वक्त में कैंडिडेट पर ज्यादा बहस नहीं हो, बिल्कुल मेहदी का जो स्टैंस है कि वो रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पे पहले पॉइंटर्स जानना चाहते हैं, ये क्लियरिटी है, वो देखना चाहते हैं कि क्या कुछ सीएम उमर अब्दुल्लाह या उसके कैबिनेट ने रैशनलाइजेशन करके रिजर्वेशन में क्या कुछ तरमीम किया, क्या कुछ चेंजेस किए या क्या कुछ उसमें इजाफा हुआ, और क्या अगर मतलब जिस तरह से हमने कल भी बताया था ये डिमांड्स है रूहुल्लाह की, आगा सईद रूहुल्लाह की, वो पहले रिजर्वेशन पर पूरा जो उसका खाका तैयार हुआ है वो पढ़ेंगे, और अगर खाका उनके मुताबिक हो, खाका उनके जो मुतालबात है या स्टूडेंट्स के मुतालबात है उनको पूरा करे तो वो मैदान में खुलकर आ सकते हैं और उम्मीदवार को लेकर पार्टी ऐलान भी कर सकती है। और क्योंकि ये तो पार्टी के लिए उम्मीदवार चुनना कोई बड़े मानी नहीं रखती है, अभी प्रॉब्लम अगर कहीं पे है या कंफ्यूजन कहीं पे है वो एमपी श्रीनगर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी को लेकर है, क्योंकि कदावर लीडर है पार्टी के, और पार्टी जिस तरह से आपको मालूम है जो 2026 का असेंबली इलेक्शन हुआ था उस दौरान जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग की, बतौर स्टार कैंपेनर उन्हें इस्तेमाल किया गया और उनकी काफी फैन फॉलोइंग भी है, वो धर्मगुरु है वो, तो उसकी अलग फैन फॉल, तो उसको मनाना या उसका स्टैंड क्या है या वो किस तरह से स्ट्रेटेजी तैयार करेगी, ये फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा चैलेंज है। उसके बाद उम्मीदवार का, क्योंकि रूहुल्लाह के तो साथ बिल्कुल आबिद, अब ये देखना बहुत अहम होगा कि आज सीएम उमर अब्दुल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें क्या बडगाम के उम्मीदवार का ऐलान होता है, ये देखना बहुत अहम होगा। थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद हुसैन हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो आज कहा जा रहा है कि सीएम उमर अब्दुल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम उमर अब्दुल्लाह बडगाम बाईपोल के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो यही है कि आगा सैयद रूहुल्लाह जो श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट हैं उनकी नाराजगी लगातार बनी हुई है, उनके जो तेवर हैं वो लगातार सख्त हैं और आज भी उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करके कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्लाह सरकार पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है उस पर सवाल खड़ा किया है। तो बड़ी खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने दरबार मूव का स्वागत किया। कहा, दरबार मूव को रोककर हमारे बीच दूरियां बनाई गई। अब जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों के बीच बढ़ेगा प्यार।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अब लद्दाख का रुख करते हैं, जहां लेह हिंसा के बाद आज बड़ी हलचल है। 24 सितंबर को हुई हिंसा के विरोध में आज लद्दाख में शांति मार्च निकालने का ऐलान किया गया है। अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने घोषणा की है, जिसके बाद लेह में एक बार फिर धारा 163 लागू कर दी गई है। प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया है ताकि शांति मार्च को लेकर हालात काबू में रहें। इतना ही नहीं, लेह में एहतियात के तौर पर कल रात से ही इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा लेह में आज आधे दिन बंद का ऐलान किया गया है। व्यापारियों ने आधे दिन का बंद बुलाया है। दोपहर तक सभी व्यापारिक संस्थान आज बंद रहेंगी। तो आज लद्दाख में एक बार फिर से हलचल है, खासतौर से लेह में बात की जाए, जहां पर आज पीस मार्च निकाला जाएगा। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए। लेह में धारा 163 लागू है। एहतियातन यह कदम प्रशासन की तरफ से उठाया गया है। और इसके अलावा लद्दाख में शांति प्रदर्शन आज किया जाएगा। और आपको याद है कि 24 सितंबर को जिस तरह से हिंसा हुई थी, अब इस हिंसा की न्यायिक जांच होगी, अदालती तहकीकात एक तरह से इस पर होंगी, इसका ऐलान किया गया है। और आज सबकी निगाहें एक तरह से लद्दाख, खासतौर से लेह पर रहेंगी, जहां पर पीस मार्च बुलाया गया है। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने के सहयोग से ये पीस मार्च किया जा रहा है। इसके अलावा शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक लद्दाख में ब्लैक आउट भी किया जाएगा। तो सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक व्यापारी आज मार्केट भी बंद रखेंगे। केडी और अपेक्स बॉडी का शांति मार्च आज होगा। लेह में धारा 163 फिर से लागू कर दी गई है। इंतजामिया ने एहतियातन दफा 163 लगा दी है। और कल रात से ही इंतजामिया ने एहतियातन इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। और उधर बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि अपेक्स बॉडी के अध्यक्ष नजरबंद किए गए हैं। चेरिंग दोरजे लकरुक हाउस अरेस्ट किए गए हैं। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अपेक्स बॉडी के अध्यक्ष नजरबंद किए गए हैं। चेरिंग दोरजे को हाउस अरेस्ट किया गया है, नजरबंद किया गया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, अपेक्स बॉडी के अध्यक्ष को भी नजरबंद कर दिया गया है। उनको उनके घर में ही दरअसल नजरबंद किया गया है। चेरिंग दोरजे को हाउस अरेस्ट किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बताते चलें कि आज पीस मार्च दरअसल लद्दाख में निकाला जाएगा। अपेक्स बॉडी और केडीए ने इसका आह्वान किया है, कॉल दी है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि अपेक्स बॉडी के अध्यक्ष को नजरबंद किया गया है। चेरिंग दोरजे को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया है, हाउस अरेस्ट किया गया है। तो हलचल काफी ज्यादा है करगिल में। और 24 सितंबर को जो हिंसा हुई थी, उसके बाद से ही लगातार यहां पर दफा 163 लगी हुई थी। हालांकि बीच में जब हालात बेहतर हुए तो दफा 163 को हटा लिया गया था, लेकिन एहतियातन कल से ही दफा 163 लगा दी गई है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। और आज अपेक्स बॉडी और मोरूफ हमारे सहयोगी इस वक्त लेह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोरूफ, क्या कुछ हलचल है? आज पीस मार्च भी निकाला जाएगा। और इससे पहले बड़ी खबर मोरूफ ये आ रही कि अपेक्स बॉडी के अध्यक्ष को भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, इस वक्त मैं पेट्रोल पंप चौक पे मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़ी संख्या में सिक्योरिटी डेवलपमेंट किया है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर एसएसपी खुद जो सिक्योरिटी निगरानी कर रहा है। तो इस वक्त जो पेट्रोल पंप पे चौक की बात करें तो आना जाना हर जगह रुका हुआ है, आपको मैं बता दूं जी। तो जहां तक जो एपेक्स बॉडी की चेयरमैन से बात किया पीस प्रोटेस्ट के बारे में, तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि उनको अभी हाउस अरेस्ट में रखा है, उनको जाने का इधर से जाने का इजाजत नहीं दे रहा है। जी चलिए मोरूफ, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो अपेक्स बॉडी के चेयरमैन को नजरबंद किया गया है, हाउस अरेस्ट उन्हें एहतियातन किया गया है। पूरा देश जहां दिवाली के जश्न में खोया है, वहीं पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। हम और आप शांतिपूर्ण दिवाली मना सकें, इसके लिए सरहद पर जवान पाकिस्तान के हर नापाक हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। निगरानी के लिए नैनो टेक्नोलॉजी से बने ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे बंकर और चट्टानों के बीच छिपे आतंकी और घुसपैठिए सेना की नजर से नहीं बच पाएंगे। क्या है इस ड्रोन की खासियत, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजन वैद।
दुनिया में जहां जहां हाल फिलहाल में जंगें हुई हैं वहां नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत तेजी से हुआ है, जिसके पीछे एक खास वजह यह है कि टेरेन और टोपोग्राफी जैसी हो, ये नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही सक्षम साबित होती है, बहुत ही घातक साबित होती है। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट, ये छोटा नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ ड्रोन है जो सीमाओं पे अब सेना की ताकत बन चुका है। मेरे साथ सेना के जवान हैं जिनके पास एक मॉनिटर है और मॉनिटर पे ये मॉनिटर करते हैं इस जो इमेज इस ड्रोन की तरफ से भेजी जाती है इस मॉनिटर में, और ये खास जंगल के इलाकों में काफी काम आता है क्योंकि जंगल इलाके में ऐसी नेचुरल पहाड़ियां छुपने की जगह होती हैं जो पिछले सालों में देखा है जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं वो उनका मॉडस ऑपरेंडी हमने देखा है किस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं उनको, और उसी को देखते हुए ये नैनो टेक्नोलॉजी को भारतीय सेना ने अब इंट्रोड्यूस कर दिया है और इसका इस्तेमाल भी अब बहुत तेजी से हुआ है। मैं अब अपने जो जवान हैं उनको कहूंगा कि आप इसकी ताकत दिखाएं, इसको उड़ा के दिखाएं और बताएं किस तरह से ये मदद करता है भारतीय सेना की उन ऑपरेशन में, एंटी टेरर ऑपरेशंस में, जिसमें काफी दुर्गम क्षेत्र होते हैं, काफी जो जंगल का इलाका होता है, काफी चैलेंजेस होते हैं जहां मैनुअली जाके आप एक एक चट्टान को, एक एक बंकर को चेक नहीं कर सकते हैं, वहां ये ड्रोन पहुंचता है। यानी कि इतना छोटा है, आप देख सकते हैं कि यदि कोई ड्रोन है चाहे छोटा, जब कोई बंकर दिखाई देता है इनको तो उसके भीतर भी ये जाके कोई छुपा बैठा है आतंकवादी, वो ये मॉनिटर पे उसकी पिक्चर भेज देते हैं। और हाल फिलहाल में जो इनकाउंटर हुए आतंकवादियों के साथ, जो एंटी टेरर ऑपरेशन हुए, उसमें इसका इस्तेमाल किया गया और काफी फायदा भी इसका भारतीय सेना को मिला है। मैं जहां मौजूद हूं ये नौशेरा सेक्टर का लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है और यहाँ इस ड्रोन का इस्तेमाल होना ये साफ दिखाता है कि इस वक्त चौकस निगाहें जो है भारतीय सेना के साथ साथ इस ड्रोन की भी दुश्मन पे बनी हुई हैं। और यही एक मौका होता है जब कोई जश्न का वक्त हो, दिवाली का वक्त हो, होली का वक्त हो, जब पाकिस्तान की तरफ से छोटे छोटे जो पासिस होते हैं उनकी मदद से आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश की जाती है। और अब सेना की ताकत पहले से ज्यादा बड़ी है क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी से जिस तरह से उनको मदद मिलती है उससे वो सटीक जो इंफॉर्मेशन है आतंकवादियों की वो पता कर पाते हैं। और ये आप मॉनिटर देखेंगे, इस मॉनिटर पे आपको पिक्चर्स दिखाई देंगी, यानी कि ये पहाड़ी इलाका है, बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है और सामने जो है आप समझ सकते हैं कि दुश्मन की पोस्टें हैं और वहां जब घुसपैठ करवाने की जब कोशिश वहां से होती है आतंकवादियों की तो छोटे छोटे पासिस होते हैं। वो आप पासिस देखें कि किस तरह से इन पासिस को आप इस मॉनिटर पे देख पाएंगे और ये दिखता है कि जब ये पासिस फिल हो जाएंगे, जब स्नोफॉल इन पहाड़ों पे हो जाएगा तब उनके लिए काफी मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद जंगल वॉरफेयर में जिस तरह से अब देखा गया है नई जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब होने लगा है। और आप देख सकते हैं कि जो ये नैनो ड्रोन है आपको इतना छोटा है, ये हवा में आपको दिखाई भी नहीं देगा, यानी दुश्मन जो है ये एक छोटा जिसे हम कहेंगे कि बटरफ्लाई जैसा आपको दिखाई देगा। और ये सामने बंकर देखेंगे आप, ये बंकर के पास पहुंच चुका है और यदि ये इंफॉर्मेशन है और ये शक है कि इस चट्टान के पीछे या इस बंकर में कोई आतंकवादी छुपा हुआ है तो ये वहां पे जाके ये ड्रोन आप देख सकते हैं बिल्कुल बंकर के सामने जाके ये दिखाता है कि यहाँ कोई छिपा तो नहीं बैठा, जिससे मदद मिलती है। पीछे जो सेना के जवान हैं अगर यदि कोई यहाँ पे छुप के बैठा है तो उसको ईजिली जो है वहां पे बिल्कुल ही उसको उसका सफाया किया जाता है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से फायदा ये हुआ है कि अब सेना को जो पहले ही ये मालूम होता है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या खतरे उनके लिए आगे छुपे हुए हैं। थोड़ा सर आप जानेंगे ये कितना इसको क्या बोलते हैं, नाम क्या है इसका? नाम है PRS, पर्सनल रेकी सिस्टम है सर। ये इसको बोलते हैं नैनो UAV, जो कि नॉर्वे के द्वारा बनाया गया है। हमने वहाँ से खरीदा हुआ है और ये मेनली रेकी करने का काम आता है। जैसे आप कहीं ऑपरेशन में जा रहे हो तो उससे पहले रेकी कर लो आगे, तब उसके लिए काम आता है। और इसको ऑपरेट, जैसे इसके में 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है GPS और एक विन होता है। अब उसको जब आप किसी बंकर के अंदर ले जाते हो तब GPS ऑफ हो जाता है, आपको भी पता है, तब ये विन सिस्टम ऑटोमेटिक काम करता है। और उस पर होता क्या है, जैसे कि ऑब्जेक्ट होते हैं और कलर होता है, अब उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करता है और उसकी वजह से वो ड्रिफ्ट करता है ऊपर नीचे, तब उसकी वजह से वो नेविगेट करता है। तो नाइट विजन होता है इसमें, नाइट विजन भी होता है? हाँ सर, इसके 4 ड्रोन है छोटे छोटे, जैसे ये है ऐसे 4 है, जिसमें 2 थर्मल है और 2 दिन के। तो जो थर्मल है उनको आप रात को इस्तेमाल कर सकते हो।
तो देख सकते हैं रात को भी आप देख सकते हैं, दिन को भी देख सकते हैं। और यदि ये ड्रोन जो नैनो टेक्नोलॉजी अब इंट्रोड्यूस हुई है तो ये साफ दिखाता है कि यदि ऑपरेशन जो है सिंदूर के बाद पार्ट 2 होता है, यानी कि सिंदूर 2 होता है, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी उस वक्त बहुत काम आने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की मूवमेंट की जो है सटीक जानकारी सेना के पास होगी, जिससे उनका निशाना और टारगेट वो है वो बहुत ही आसानी के साथ उनको कर पाएंगे। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 नौशहरा सेक्टर।